ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜਨਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਵਿੱਤ ਕੌਰ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੱਸਲ ਨੇ ਵਰਕੂਲਰ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜਿੰਦਲ ਤੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ MBBS ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਅਨਵਿਤਾ ਡਾਈਟ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਨਵਿਤਾ ਚਟਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਮੇਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਡਾਇਸ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜਿੰਦਲ MS FRCS ਵੈਸਕੂਲਰ ਸਰਜਨ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸਕੂਲਰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰਡੀਅਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੈਸਕੂਲਰ ਸਰਜਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਸਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਵ ਅ ਸੀਟ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ MBBS MS ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ। ਨੀਜ਼, ਜੁਆਇੰਟਸ, ਬੈਕ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਮਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਮਿਸ ਅਨਵਿਤਾ ਚਟਵਾਲ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜਿੰਦਲ ਤੋਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਟੇਕ ਲਓ। ਸਰ ਵੈਸਕੂਲਰ ਸਰਜਰੀ, ਵੈਸਕੂਲਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੈਸਕੂਲਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਐਕਚੁअली ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम देखें दुनिया में सबसे कॉमन कारण मरने का क्या है, मोर्टेलिटी इज़ कार्डियोवैस्कुलर डेथ। मींस हमारे पूरे शरीर में खून की नसें घूमती हैं। जैसे हमने बहुत लोगों ने सुना होगा हार्ट अटैक, ये वेरी कॉमन। मतलब आज रिक्शे वाले को भी पता है कि अगर मेरे छाती में दर्द हुआ तो मेरे को हार्ट अटैक हो गया, हॉस्पिटल जाना है। पर ये 1980s में नहीं पता था किसी को भी। तो बहुत सारी मेडिकल अवेयरनेस कैंपेन्स हुए, बट उसके बाद स्टार्ट हुआ स्ट्रोक। स्ट्रोक आपको पता है, लकवा। तो दैट इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। तो वो भी क्या है, हमारे गले की खून की नसें ब्लॉक होती हैं तो हमारे को स्ट्रोक होता है। हार्ट की खून की नसें ब्लॉक होती हैं तो हमारे को हार्ट अटैक होता है। बट ये सिर्फ 10% ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी हैं। तो बाकी 90% ऑफ द ब्लड वेसल्स जो ब्लॉक होते हैं उनसे क्या बीमारियां होती हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो। सो इसलिए वो जितनी 90% ऑफ द डिजीज़ जितने बाकी बॉडी में ब्लॉक से होती हैं उनको हम वैस्कुलर डिजीज़ बोलते हैं, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ बेसिकली। तो हम लोग उससे डील करते हैं। तो इससे बेसिकली टीम, तो कार्डियक टीम है जो हार्ट देखती है, न्यूरो टीम है, न्यूरो इंटरवेंशनलिस्ट बोलते हैं, इससे स्पेशलाइज ब्रांच, वो भी अपकमिंग ब्रांच है, एंड जिसको हम न्यूरो इंटरवेंशनलिस्ट बोलते हैं। एंड उसी तरह वैस्कुलर सर्जन्स हैं जो बाकी 90% ऑफ द ब्लड वेसल्स की बीमारियों को डील करते हैं। अगर मैं आपको एक एक चीज़ करके बताऊंगा तो सोचोगे आप, हमारे जवाहरलाल नेहरू किससे मरे थे, आपको पता है? एनीबॉडी? जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ कैसे हुई थी? एओर्टिक एन्युरिज्म से, सिफिलिटिक एओर्टिक एन्युरिज्म। सो मेन खून की जो पाइप थी उसके फटने से, एंड उस समय कोई इलाज ही नहीं होता था उसका। तो वही मतलब वो पेरिफेरल में आता है कि पेट की खून की नस फूल गई थी एंड वो फट गई थी। तो इन सब बीमारियों से डील करते हैं। इन डिजीजेस की, वैस्कुलर डिजीजेस की, तो इंसान को पता कैसे चलता है बेसिकली कि ये कार्डियक अरेस्ट नहीं है, ये नर्वस सिस्टम की ब्लॉकेज नहीं है, दिस इज वैस्कुलर थिंग? हाँ, थोड़ा मुश्किल होता है पता करना, बिकॉज वैस्कुलर डिजीज़ में भी, जैसे माई कोलीग इज ऑफ फ्रॉम द ऑर्थोपेडिक साइड, तो आपको चलने में मुश्किल होती है सबसे पहले, क्योंकि अगर जब टांगों की मेन खून की नसें ब्लॉक होती हैं तो हमारे को सबसे पहले प्रॉब्लम होती है कि हम जब थोड़ा चलते हैं तो हमारी टांगों में दर्द हो जाता है। पर वो अर्थराइटिस में भी होता है, बैक पेन में भी होता है। सो बेसिकली डिपेंड्स अपॉन कि आपके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। सो अगर आपको लेट से डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, जो आप स्मोकिंग करते हो, जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हैं, इन पेशेंट्स को अगर चलने में मुश्किल होती है तो देन दे मस्ट गो आइदर टू एन ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर और ए वैस्कुलर डॉक्टर, चेकअप करने के लिए कि मेरे को पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ तो नहीं है। क्योंकि पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ अगर मिस हो जाएगी,
So that patient has got 50% chances of dying within 10 years. अगर मेडिकल सेल से ट्रीट हो सकते हैं, एंड क्योंकि बैक पेन मिस होगी तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बट वैस्कुलर डिजीज मिस नहीं होनी चाहिए. तो इसलिए अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं और आपको चलने में मुश्किल हो रही है, तो देन दे मस्ट गो टू द लोकल डॉक्टर एंड उनको बोलना चाहिए जी मेरी पल्सेस चेक करो. बहुत सिंपल है, उसको डायग्नोस करना बहुत सिंपल है. तो किसी भी डॉक्टर के पास जाके लोकली बोल सकते हैं कि चेक करिए हाथ से मेरी पल्सेस हैं कि नहीं है, यू नो. डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक के इश्यूज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इस समय में. एज मैटर नहीं करती, आजकल छोटे बच्चों में भी घुटनों की परेशानियां या फिर और भी बहुत ज़्यादा बैक इश्यूज, लिगामेंट टेयर हम आम तौर पे ही देखते हैं लोगों में. तो क्या कुछ इश्यूज जो हैं वो आज की जो जनरेशन है या फिर आजकल हम कहीं बहुत ज़्यादा प्रचलित जो बीमारियां हैं ऑर्थोपेडिक में, वो क्या कुछ हैं? मैं आपसे ना शेयर करूंगा 3-4 टॉपिक्स हैं जो आजकल बर्निंग है. एक तो है नी रिप्लेसमेंट. अक्सर हम सुनते हैं कि ओल्ड एज में घुटनों में दर्द है, चला नहीं जा रहा, और लोग सर्जरी करवाते हैं ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो सके. दूसरा है हिप रिप्लेसमेंट का. हमारे बुजुर्ग, हमें सबको पता है कि ऑस्टियोप्रोसिस होता है. ऑस्टियोप्रोसिस का मतलब होता है कि पर यूनिट एरिया जो मिनरल कंटेंट है बोन में वो कम है. वीक बोन, जैसे कोई कमज़ोर दीवार होती है उसमें थोड़ा सा भी कुछ होगा तो टूट जाएगी. तो बोन्स बिकम वीकर विद ऑस्टियोप्रोसिस एंड आवर एल्डरली आर वेरी लायबल टू गेट फ्रैक्चर इन द हिप. मैंने वो इरा देखा है जब ये कहते थे कि ये चूल्हा टूट गया था हुण तां बंदा गया, ਇਹਦਾ ਹੁਣ कुछ नहीं हो सकता. आई हैव सीन दैट इरा वेरी विविडली. But now, for the last more than 20-30 years, treatment is there. कूला टूट गया, this is not the end of the life. आप उसको ट्रीट करो. Many times you can fix it. कोई रॉड्स आती हैं, स्क्रूज हैं, उनके साथ आप फिक्स कर सकते हो. या आप टूटे हुए हिप जॉइंट को जो हेड है उसको निकाल के you can replace it with the artificial one, and you can make the patient stand and walk on the very first day itself. This I am underlining. You can make the patient stand and walk on the first day itself. That's the beauty of treatment. होता क्या था, हिप टूट गया, अब पेशेंट यूरिन नहीं कर पा रहा, मोशन नहीं कर पा रहा, पड़े पड़े सांस लेने में भी दिक्कत है, बेड सोर हो गए तो 5-7 दिन में 10 दिन में they used to pop off. So these things are available. और लोगों में अब अवेयरनेस भी है. अब लोग अपने बुजुर्गों को मरते नहीं देखना चाहते. वो कहते हैं डॉक्टर साहब रिस्क भी है, ठीक है. एंड आई विल शेयर विद यू प्राउडली, लाइक आई हैव ट्रीटेड ए पेशेंट ऑफ 112 years of age that I did in 2005. He had a hip fracture and I made him stand and walk the very next day. He was from Bilaspur, Himachal. And I was very scared to treat him because I didn't know what will happen. But the family had full faith in me. They said कि डॉक्टर साहब करो, इन्हें वैसे भी जाना ही है जो ना करेगा. और 118 का होके वो गया. और उसके बाद मैंने 4 केस और 100+ किए हैं. लोगों ने 100 साल का बंदा नहीं देखा होता है ना. आई कैन प्राउडली से मैंने 5 लोग आज तक 100+ वाले ऑपरेट करे और उनको चलाया. एंड नाउ आई विल टच अबाउट द नी पार्ट. नी में मोस्टली अगर हम इंडिकेशन की बात करें कब होना चाहिए, द मेन इंडिकेशन इज़ अनरिलेंटिंग पेन. जब आपकी पेन नॉर्मल, जैसे आपने कोई ऑयल यूज़ कर लिया, पेन किलर यूज़ कर लिए, एक्सरसाइज कर ली, उन सब चीज़ों से नहीं ठीक हो रहा, एंड योर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ डिस्टर्ब, योर फंक्शन इज़ डिस्टर्ब, योर स्लीप इज़ डिस्टर्ब. आप देखोगे कि लोग ऐसे ऐसे चल रहे हैं एंड दे आर इन ट्रबल. सो देयर इज़ नो पॉइंट इन बीइंग लाइक दैट. आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो और बड़ी रिवार्डिंग सर्जरी है. आई शेयर विद यू वन डेटा. इन इंडिया अलोन 15 crore people are suffering from knee problem, knee osteoarthritis, जिसमें नी की पेन होती है, डिसेबिलिटी है उनको. बट नॉट एवरीबॉडी नीड सर्जरी. एंड 4 crore के करीब लोगों को सर्जरी चाहिए. नाउ द नेक्स्ट पार्ट आई विल शेयर विद यू इज ओनली 4 lakh joints are being done per year. 4 crore लोगों को चाहिए और 1 साल में हम 4 लाख कर रहे हैं. धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है. अब 5 हो गया होगा, ये 2 साल पहले की फिगर है.
So see what is the gap. We need to understand that treatment is there. मोदी साहब की गवर्नमेंट ने इसकी कैपिंग वगैरह करके अच्छा करा है. पहले इम्प्लांट्स काफ़ी कॉस्टली थे, काफ़ी इसको बेटर करा है. तो ऑप्शंस आर देयर एंड इट इज़ पब्लिक नीड्स टू बी मेड मोर अवेयर अबाउट इट. एंड जो हमारे कंट्री में सर्जरी हम 3 लाख में कर देते हैं, 3.5 लाख में बाइलेटरल, वो अमेरिका में 30 लाख प्लस विद द सेम इम्प्लांट. लाइक इट इज़ सो इकोनॉमिकल इन आवर कंट्री. जैसे कि कुछ लोगों में मिथ्स हैं कि खाने को लेके कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कि हमने अभी वी जस्ट हैड दिस डिस्कशन फ्रॉम द डॉक्टर्स अबाउट देयर आर सर्टन कार्डियक इश्यूज, कुछ हमारे बोन्स रिलेटेड इश्यूज होते हैं. पर आई थिंक उन सब के लिए द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डाइट, जो आजकल के टाइम पे लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली हम लोग शायद पैक्ड फूड की तरफ जा रहे हैं, हम लोगों के लिए और अपनी बॉडी की तरफ सोचने के लिए उसको हमने लास्ट प्रायोरिटी दी हुई है. इसी वजह से आज शायद हम न्यूट्रिशनिस्ट आ गए हैं इस फोरम में टू एजुकेट एवरीबडी. तो सबसे बड़ी मिथ विच मोस्ट ऑफ द पीपल हैव टुडे इज़ कि जो चीज़ महंगी है वो अच्छी है. सो मैं यहाँ पर लोगों का मिथ ब्रेक करना चाहूँगी कि अगर कोई खाने के रिलेटेड चीज़ है और वो महंगी है, वो आपके लिए इतनी अच्छी नहीं हो सकती. क्योंकि अगर वो महंगी है तो वो प्रोसेस हो रही है, उसमें काफ़ी ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं. और हम लोगों को जो खाना खाना चाहिए वो बिल्कुल नेचुरल खाना चाहिए, जो बेसिक हो, जो आपकी विसिनिटी में उगाया जाए. वो अगर आप डायरेक्ट ले रहे हैं वो सस्ता होएगा और वो आपकी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट होएगा. अन्विता जी, मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी. आपने महंगे की बात की कि Yes. जो महंगा होगा वो ज़रूर फॉर अच्छा श्योर होगा. कि वो प्रोसेस्ड होगा. बात की जाती है ऑर्गेनिक फूड की. आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक पैक्ड फूड आता है जो वो क्लेम करते हैं, जिसे बनाते हैं कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है इसलिए महंगा है. उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऑर्गेनिक फूड अब इस मार्केट में आ गया है. दैट इज़ not a very good thing, but why this has come, they are not wrong, because of so many adulterations. जब एक चीज़ उगाई जाती है उसमें इतने फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जा रहे हैं कि आज की डेट में कोई भी इंसान अगर कोई भी एक चीज़ खा रहा है नॉर्मल जो मिल रहा है मार्केट में, यू आर नॉट श्योर कि उसमें कोई फर्टिलाइज़र ऐड हुआ होएगा, कोई मेडिसिन ऐड हुई होगी, कोई ना कोई परसेंटेज ज़रूर हुई होगी. एंड अगर वहाँ पे ऑर्गेनिक मार्केट डेवलप हुई है, this was the need of the hour. But yes, when you go for organic shopping, you have to know the source, because it is very very important. Organic महंगा इसीलिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है. So yes, that will be expensive, but not very expensive. और अगर आप उसको नहीं लेना चाहते तो अपने किचन गार्डन में चीज़ें उगा लीजिए. The same thing can be done at your home and in your presence, and you know what is being grown. क्या, क्योंकि वैस्कुलर इश्यूज जो होते हैं उसमें भी डाइट का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. क्या खाना चाहिए कि एक वैस्कुलर हेल्थ जो है इंसान की वो सही रहे, ब्लॉकेज ना हो? देखिए, जितना भी वैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं वो मोस्टली दे आर रिलेटेड टू द डाइट. एंड बिकॉज व्हाट शी इज सेइंग, आई विल जस्ट रिपीट इट. चाइल्डहुड ओबेसिटी, you know, we did a study 4 years back in Chandigarh schools. 6 schools we took, and we have 40% childhood obesity. We are working on it in a very big way and to curb on that at a national level. And second is, we thought government schools will have less child obesity. We thought, you know, the people come from a poor socio-economic status, but it was not true. It was same. So if your child is coming from the most affluent society or from the poor socio-economic strategy, it's the same. Because buying a burger or a pizza is very cheap, you know, and that's why childhood obesity is very important. So diet is the most important thing, and we actually work on that. If you have a childhood obesity, most of these people after the age of 30 years will have diabetes or a blood pressure. So that's why diabetes and blood pressure and high cholesterols, they are the 3 major causes of causing the vascular disease in the world. So if we have to decrease the mortality in the whole world, we need to work on diet. Okay? अगर आप PVR जाते हो, हम एक ad देखते हैं सबसे सामने, स्मोकिंग वाली, याद है आपको? Smoking causes cancer, and cancer
protects this. Yeah, Okay. leads to death. स्मोकिंग उस एड के अंदर अनफॉर्चुनेटली आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, वो एड गवर्नमेंट ने बनाई बट किसी भी मेरे को लगता है डॉक्टर को कंसल्ट ही नहीं किया उन्होंने. ओके. स्मोकिंग से सबसे मोस्ट कॉमन कॉज विच हैपन्स इज द कार्डियोवैस्कुलर डेथ. जी. एंड कैंसर हैपन्स ओनली 1/10 ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डेथ. एंड उस एड के अंदर देयर इज नो मेंशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर. बिल्कुल. So means the ad was made without any consultation with medical doctors. जी. You know, if we can really change the pattern, because smoking is very important, and you know, diet, as I already mentioned. प्रदीप अग्रवाल जी, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है हमने देखा है कि हेल्थ में तो बहुत ही ज़्यादा है. आप जो भी करते हैं, जो भी खाते हैं, आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इन अ वे आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं. अगर बात करें हड्डियों के परेशानियों की, बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि हड्डियों की परेशानी तभी होती है जब आप एक बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं. अगर हम बात करें नी रिप्लेसमेंट की या बाकी इश्यूज़, वो भी तभी लीड होते हैं जब आपकी डाइट जो है वो हेल्दी नहीं होती. तो क्या कुछ जो है लोगों को एड ऑन करना चाहिए कि हड्डियाँ मजबूत रहे एक इंसान की? देखो, एज वी ऑल नो, कैल्शियम रिच डाइट, प्रोटीन रिच डाइट, ये की फैक्टर्स हैं. विटामिन डी का अच्छा एक्सपोजर होना चाहिए, नेचुरल. आजकल हम लोग सनलाइट में तो जाते ही नहीं हैं. लड़कियों को ये लगता है कि कलर ख़राब हो जाएगा. ये बट वी नीड टू गो बियॉन्ड दैट. और थोड़ा सनलाइट एक्सपोजर ज़रूरी है और सप्लीमेंटेशन भी चाहिए. बट आई विल से वन थिंग, जैसे मैडम ने कहा, अगर हम प्रॉपर डाइट लेते हैं तो बोन्स के लिए कोई स्पेशल डाइट नहीं चाहिए. वी डोंट नीड, बोन्स आर ए पार्ट ऑफ द बॉडी. अगर हम एक बैलेंस डाइट को, एक नॉर्मल डाइट को लेके चल रहे हैं तो मान के चलो कि हमारी बोन्स में कोई कमी नहीं आने वाली. बट हेयर आई विल ऐड वन थिंग कि सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ डाइट से रिलेटेड नहीं है. दो डाइट plays an important role in the bone issues, लेकिन कुछ इनहेरिटेड चीज़ें हैं, कुछ एज रिलेटेड हैं. हमारे बहुत सारे लोगों के नी जॉइंट्स और दूसरे जॉइंट्स गठिए से भी खराब होते हैं, आर्थराइटिस से होते हैं. सो वी नीड टू look at the total picture and we have to keep the bone strong. As Dr. has pointed out, exercise is very, very important to make your bones strong. डॉक्टर अनविता जी, आजकल इंटरमिटेड फास्टिंग का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, तो इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? हाँ जी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच शुड बी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट. देयर आर मेनी पीपल जो कहते हैं हाँ हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं. इनफैक्ट ये एक ट्रेंड बन चुका है. पर अगर देखा जाए तो ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद इंडिया में बहुत बरसों से चल रही है. इंटरमिटेंट फास्टिंग बेस्ट तभी है जब आप उसको अपनी बॉडी की सर्कैडियन रिदम के हिसाब से यूज़ करते हैं, विच मीन्स कि आपकी बॉडी के भी अंदर टाइमिंग्स होते हैं. तो अगर आप उन टाइमिंग्स के हिसाब से अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग को टाइम करेंगे, दैट विल बी दी हेल्दीएस्ट फॉर यू. यूजुअली व्हाट हैपन्स दीज डेज इज, लोग अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपने लाइफस्टाइल के साथ टाइम करते हैं. अगर कोई रात को 1 बजे सो रहा है तो वो ये कहते हैं कि हाँ हम 12-1 बजे तक सो रहे हैं तो हम लोग 12-1 बजे तक खाना खाएंगे. और अगले दिन सुबह क्योंकि हम दोपहर को 1 बजे उठ रहे हैं तो हम 2 बजे से अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग को ब्रेक करेंगे. ऐसे 16-18 घंटे की फास्टिंग करेंगे. बट दैट इज़ रॉन्ग, बिकॉज अंडरस्टैंड, आप यहाँ पर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं जो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होएगी. टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको अपनी बॉडी, आपकी बॉडी कब सबसे ज़्यादा खाना डाइजेस्ट करती है, कब आपकी बॉडी रेस्ट डिमांड करती है, कब आपकी बॉडी का रिकवरी मोड है, उन सब को देख के आपको अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइमिंग्स प्लान करने चाहिए. विच इज़ आइडली, हमारी जो बॉडी के टाइमिंग्स है वो सूरज उगने से सूरज छुपने तक के टाइमिंग्स होते हैं. दैट मीन्स दैट यू शुड एक्चुअली वेक अप बाय 7 AM. जैसे ही आप उठें उसके 2 घंटे के अंदर अंदर आपको खाना खाना शुरू कर देना चाहिए. योर ब्रेकफास्ट शुड बी लाइट. सबसे हैवी मील आपकी होनी चाहिए लंच, क्योंकि उस टाइम पे सूरज आपके बिल्कुल सिर के ऊपर होता है और आपका मेटाबॉलिज्म सबसे हाईएस्ट होता है. एंड जैसे जैसे सूरज ढलता है आपको अपना खाना पीना कम कर देना चाहिए. मैक्सिमम बाय 7 o'clock यू शुड फिनिश योर डिनर. सो दैट मीन्स
a 12-hour intermittent fasting is good enough for you, जो शाम के 7 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक आइडल है. अगर आप इस दौरान अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे और बाकी दिन खाएंगे, इट विल गिव यू अ गुड हेल्थ, इट विल गिव योर बॉडी अ चांस टू सेल्फ रिकवर, जो कि पॉसिबल है. जी बिल्कुल. मैं इसमें एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ बैठे कई लोगों में से ऐसे लोग होंगे जिनको मंचीज़ बहुत होती हैं कि अब खाना तो खा लिया बट छोटा मोटा कुछ तो इस ब्रेक में खाना चाहिए. तो हेल्दी स्नैक्स क्या हो सकते हैं अगर एक इंसान को क्रेविंग होती है कुछ ना कुछ खाने की थोड़े थोड़े अंतराल के बाद? हेल्दी स्नैक्स नेचुरल, एज आई सेड कि जो चीज़ इतनी नेचुरल है उतने आपके लिए अच्छी है. सो फ्रूट्स वेरी फर्स्ट, उसके बाद मखाने हो गए, भुने हुए चने हो गए, रोस्टेड नमकीन, आजकल मिलेट्स बहुत अच्छी तरह हर जगह अवेलेबल हैं एंड चीपली अवेलेबल हैं, वो लीजिए. रादर देन जैसे मैंने पहले कहा कि पैकेट वाले चिप्स शायद आजकल 10 रुपए के भी मिल जाते हैं और हर किसी के हैंडी होते हैं, हम कहीं भी जाएं वो सबसे पहले किसी भी ग्रॉसरी की शॉप में लगे होते हैं. दीज आर ऑल मार्केटिंग गिमिक्स. ये एक आपकी फूड इंडस्ट्री है जिसने आपके लिए अवेलेबल कर दिया है पैक्ड फूड. तो जब आपको भूख लगे तो आप उसकी तरफ मत जाइए, बिकॉज उससे आपकी वेस्ट लाइन को बेनिफिट नहीं होएगा, पर उनकी बॉटम लाइन, उनकी बिजनेस की बॉटम लाइन को ज़्यादा बेनिफिट होएगा. सो गो फॉर बेसिक फूड, भुना चना, मखानास, फ्रूट्स, रोस्टेड व्हीट, बाजरा, जवार्स, मिलेट्स, आप इसकी तरफ जाएं तो बेटर रहेगा. लास्ट क्वेश्चन मैं अनीता जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅੱਜਕੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕੈਪਸੂਲਸ ਖਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਆਇਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਥ ਇਸ ਮਿਥ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਬਸਟ करना चाहोगे? आई थिंक अगर कोई भी पढ़ा लिखा है उसको ये क्वेश्चन अगर वो हमसे पूछ रहा है, इनफैक्ट वो सिर्फ अपने आप को ईज देना चाहता है. देयर आर सो मेनी क्लाइंट्स, इनफैक्ट 80% ऑफ द क्लाइंट्स ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन कि मैम फैट बर्नर्स ले लें, मैम कोई प्रोटीन शेक ले लें, कोई शेक ले लें जिससे हम लोग अच्छा वेट लॉस कर लेंगे. बट अंडरस्टैंड, और एक चीज़ और कही जाती है वहाँ पे कि मैम ये नेचुरली है, इसमें लिखा हुआ है. सो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी सबको कि अगर कोई चीज़ एक फैक्ट्री से निकल के आ रही है वो नेचुरल नहीं हो सकती. उसके फूल पत्तों को सुखाकर आपको पैक करके नहीं दिया जा रहा. There is a processing that is happening and ultimately it is a synthetic product. We have doctors in our panel and even when they prescribe medicines, they always say कि इसको 5 दिन लेना है, इसको 7 दिन लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना. They always tell कि इससे ज़्यादा आप लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे. And ये चीज़ें जो मार्केट में आ रही हैं, they are absolutely synthetic और उसमें who is selling them? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ. That's a question. ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪॉर्टेंट ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਣਾ ਪਾਇਆ. ਤੁਹਾਡਾ बहुत जी जी बिल्कुल बिल्कुल. यू नो हमारे पास बहुत ओबीस पेशेंट्स आते हैं वैस्कुलर डिजीज एसोसिएटेड, तो कहते हैं डॉक्टर साहब पतले कि में होना है. वेरी कॉमन क्वेश्चन विच पीपल आस्क. तो मैंने कहा बहुत आसान है. तो कहते क्या? मैं क्या बस आपने सिर्फ नेक एक्सरसाइज करनी है. कहते ओके. कहते सही मैं बता रहा हूँ, बहुत पेशेंट ऐसे बैठ जाते. कहते बताइए डॉक्टर. मैंने कहा आपने गर्दन इधर से हिलानी ऐसे, फिर इधर, फिर इधर. कहते इससे पतले हो जाएंगे. मैं कहा हाँ, जैसे कोई खाना बोले आपको खाने के लिए आपने गर्दन बस ऐसे ऐसे हिलानी है. जी बिल्कुल. सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल लूज वेट. जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. थैंक यू सो मच.